नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के किसान भाई अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो उनको कृषि से संबंधित व्यवसायों को अपनाना होगा। तसर रेशम कीट भी एक ऐसा ही कृषि व्यवसाय है जो कि थोड़ी सी पूंजी और प्रशिक्षण लेकर किसान आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस व्यवसाय को घर की महिलाएं भी आसानी से कर सकती हैं। तो चलिए तसर रेशम कीट पालन के बारे में जानते हैं डॉक्टर CM वाजपेयी से। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है हमारा जहां तसर का उत्पादन किया जाता है, हमारे जो ट्राइबल भाई बहन हैं वो तसर से जुड़े हुए हैं और तसर के उत्पादन में अपना बहुमूल्य सहयोग देते हैं। और खुद मर मिट कर रेशम को जन्म देने वाले कीट भी बेहद खास होते हैं। इनसे न केवल बेहतर रेशम मिलता है बल्कि ये युवाओं के लिए एक बेहतर करियर विकल्प भी देते हैं। रेशम का कीट पालन, उसकी देखरेख और उससे रेशम निर्माण की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है। आज के युवाओं के लिए ये एक शानदार करियर विकल्प है और इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र रांची कई सुविधाएं किसानों को मुहैया करा रही है। तो इस संबंध में और भी ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे केंद्रीय रेशम बोर्ड के जो यूनिटी रेशम का विभाग है उनके भी ऑफिस आपके नज़दीक में उपलब्ध हैं। वहाँ से आप तकनीकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी फसल तसर की मिलेगी। ऐसे में मौजूदा समय सिल्क इंडस्ट्री से जुड़ने की चाहत रखने वालों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। किसानों को कीट पालन से जोड़ने के लिए रेशम निदेशालय किसानों को नर्सरी लगाने, कीट पालन, बीजागार और धागा निर्माण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिलवाने की दिशा में काफी काम कर रहा है ताकि इस उद्योग से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा सके। जैसा कि आपको मालूम है तसर में दो मुख्य फसल होती हैं। तो मैं आज थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि चूँकि ये फसल का पहला सीज़न शुरू हो रहा है तो आपको किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, ये समय दो तरीके से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जिनको पौधारोपण करना है वो इस समय में पौधारोपण भी कर सकते हैं, और जिनके पास बगान या तसर के पेड़ पौधे जो अर्जुन आसन उपलब्ध हैं उन पे ये समय है तसर कीटवर्म का पालन करने का। तो सबसे पहले जब आपको कीट पालन करना है तो सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो ये है कि आपको तसर के बीज मिलते हैं। बीज को लाकर सुरक्षित रखना है आपको। और जब बीज से जब कीड़े निकलने लगते हैं, स्फुटन होता है, कीड़े निकलने लगते हैं तो उनको आपको अर्जुन या आसन के पौधों पर चढ़ाना पड़ता है। तो चूँकि ये कीड़े बहुत छोटे होते हैं और इन पे वर्षा का, इन पे चींटी या अन्य छोटे छोटे कीड़ों का भी असर होता है, ये आपके फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये सुझाव होगा कि जब भी आपको ब्रशिंग करनी है या आपको जो कीड़े हैं वो पेड़ पे चढ़ाना है, उसके पहले जहाँ पे पेड़ पे चढ़ाना है आप पेड़ का सिलेक्शन अच्छी तरह से कर लें, चयन अच्छी तरह से कर लें। पत्तियाँ उसमें थोड़ी सी नाजुक होनी चाहिए। बहुत कड़े पत्ते पे अगर आप कीड़ों को चढ़ाएंगे तो कीड़े चूँकि बहुत छोटे हैं वो अच्छे से खा नहीं पाएंगे। तो पेड़ों को पहले जहाँ जितने भी पेड़ों पे आपको कीड़ों को चढ़ाना है आप उसकी बढ़िया से सफाई कर लें, अगल बगल सफाई कर लें, और उसके बाद पत्तियाँ जो पुरानी पत्तियाँ हैं उनको निकाल के फेंक दें। और जैसे ही कीड़े निकल के आते हैं आप उनको वहाँ पे आप छोटी छोटी पत्तियों पे सीधे ट्रांसफ़र कर दें या उनको जिसको हम ब्रशिंग करते हैं वो कर दें। उसके बाद जब धीरे धीरे जैसे ये रेयरिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगेगी तो आपको हमेशा वहाँ आना है, आपको हमेशा ध्यान देना है। आपको देखना है कि पेड़ में पर्याप्त मात्रा में पत्तियाँ मौजूद हों ताकि जब कीड़े थोड़े बड़े हो जाएँ तो पत्तियां कम ना हो जाएं, वो भूखे ना रह जाएं। उसके पहले आपको दूसरे पेड़ों को तैयार कर लेना है जहाँ पे कि आप इनको सावधानी से आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कीड़े हैं वो स्वस्थ रहेंगे। अस्वस्थ रहेंगे तो वो आने वाले रोगों का भी अच्छी तरीके से सामना कर सकेंगे और आपको अच्छी फसल मिलेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अमरूद काफी लोकप्रिय फल है
और इसके नए बाग लगाने का सही समय चल रहा है। अगर आप भी अमरूद के नए बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी पौधे की रोपाई करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक सुधीर कुमार से। अमरूद की खेती में कॉमर्शियल रूप से सघन बागवानी या जनरल जो खेती अमरूद की होती है, उस तरह से आप एक वैज्ञानिक तरीके से अमरूद की खेती करके आप अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। अमरूद की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको जो प्रभेद का चयन है, प्रभेद का चयन करना पड़ेगा। और प्रभेद में किसान भाई आप जान लें कि जो हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रभेद लगता है, उसमें इलाहाबादी सफ़ेदा, इलाहाबादी सुर्ख, अर्का, ललित, सरदार और हाइब्रिड 1 और 2 ये काफ़ी लोकप्रिय है। खास करके नॉर्थ इंडिया में देखे होंगे कि इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 ये सब प्रभेद काफ़ी उत्पादन देता है। और इस प्रभेद को भी हमारे किसान भाई जो जनरल जो खेती होती है उसमें और सघन बागवानी दोनों में इसका खेती, इस प्रभेद का चयन करके खेती करते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मों के पौधे ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। अमरूद एक ऐसा फल है जिसकी बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है। लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 5 से 7 के मध्य होता है। अमरूद की खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहां पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। और इसके बाद जब खेती किसान भाई आप अमरूद का करते हैं तो उसके लिए आपको अप्रैल और मई माह में इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, खेत की तैयारी करना है। जनरल खेती अगर करते हैं तो 6 मीटर की दूरी पर पौधे से पौधे की और कतार से कतार की दूरी 6 मीटर रखें। और जब आप सघन बागवानी करते हैं किसान भाई तो 3 मीटर के कतार से कतार और उस पे 2 मीटर की दूरी पर पीट बनाएं। और उससे भी सघन बागवानी अगर करते हैं तो 2 मीटर का कतार से कतार रखें और 1.5 मीटर की दूरी पर पौध का पीट बनाएं। तो पीट बनाने के लिए किसान भाई सबसे उत्तम तरीका है कि 60 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक का आप जो है गड्ढा खोद लें। और उस गड्ढे में जो ऊपरी भूमि का है, जो अगर 1 मीटर रखते हैं या 90 सेंटीमीटर रखते हैं या 60 सेंटीमीटर का रखते हैं तो जो हाफ पोर्शन होता है, हाफ पोर्शन की मिट्टी को एक साइड कर दें और उसके नीचे का जो हाफ पोर्शन की मिट्टी है उसको दूसरी साइड में रख लें। जो ऊपरी जो मिट्टी है हाफ पोर्शन का, उसमें आप कंपोस्ट, फर्टिलाइजर और कीटनाशक का मिला के फिर जब बरसात शुरू होने के पहले आप उसको गड्ढे को भर दें। अमरूद में पोषण प्रबंधन कर अच्छा फल उत्पादन लिया जा सकता है। पौधों को दी जाने वाली खाद और उर्वरक की मात्रा पौधों की आयु, दशा व मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। पौधों की उचित वृद्धि तथा लाभदायक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रोपण के 15 दिन पूर्व गोबर की खाद 20 किलोग्राम, एसएसपी 500 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 100 ग्राम, क्लोरपायरीफास 50 ग्राम को गड्ढे की भराई के समय डाल देना चाहिए। आप देखते होंगे कभी कभी उसमें कीट या दीमक का प्रकोप होता है, गरार कीट का भी प्रकोप होता है, तो उसके लिए 10 ग्राम थीमेट का भी प्रयोग आप जरूर करेंगे। तो इस तरह से आप सभी को अच्छी तरह से जो ऊपरी हाफ मिट्टी रखे हैं उसमें अच्छी तरह से मिला के आप उस गड्ढे को भर दें। गड्ढे को जमीन से लगभग 2 से 3 इंच ऊपर होना चाहिए और ऑटोमेटिक जब इतना मिलाते हैं तो हो जाता है। जब वर्षा गिरना शुरू हो जाए किसान भाई, जब 10 दिन या 15 दिन बारिश हो जाएगी तो आप देखेंगे कि वो पीट जो गड्ढा है वो बैठ जाएगा। तो उसी में संध्या वेला में जो सिलेक्शन आप प्रभेद का करते हैं उस प्रभेद को आप संध्या वेला में पौधे को सीधा रख के जो ग्राफ्टेड पौधा है, जो कलमी पौधा है, उसमें आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पौधे में, अमरूद में खास करके आप देखे होंगे कि नीचे से बीजू का पोर्शन से भी टहनी निकल जाती है, कली निकल जाती है। तो वैसे टहनी या वैसे ब्रांच को आप जो है शाखा को आप प्रूनिंग कर दें, काट दें और इस तरह से आप अमरूद की रोपनी की संध्या वेला में कर दें।
गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। इसके बाद पॉलीथीन को निकालकर मिट्टी समेत पौधे को बनाए गए गड्ढे में रोपें। इसके बाद पौधे के चारों तरफ मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें, फिर हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई करें। तो आप देखेंगे कि जो बताए गए तरीके से आप करते हैं तो आपका जो पौधा भी जो सूखने की समस्या कम होंगे। जब संध्या बेला में लगाएंगे तो उसका विकास भी जो ये तरीका है साइंटिफिक तरीका, ये तरीके से अगर खेती करते हैं तो आपका जो है ना पौधे का विकास होगा और फलन की भी जो समस्या होती है, फल का साइज जो बनने की समस्या होती है वो भी कम हो जाएगा। और इस एक चीज़ और आप किसान भाई सुहागा का प्रयोग जो पुराना भी अगर आपका अमरूद का बगीचा है या नया लगा रहे तो सुहागा का प्रयोग आप जरूर करें। अगर पुराना पौधा है, प्रौढ़ पौधा है तो उसमें 50 ग्राम सुहागा प्रति फीट दें। शुरुआती वर्षों में पौधों की बढ़वार धीमी होती है और फलन भी 2 से 3 साल बाद प्रारंभ होता है। ऐसे में परंपरागत तरीके से अमरूद की बागवानी कर रहे किसान शुरुआती वर्षों में पौधों के बीच खाली पड़ी जमीन पर गोभी, सेम, मिर्ची, हल्दी, अदरक जैसी अन्य फसलों की अंतराशस्त्य खेती कर सकते हैं। हर एक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ वैज्ञानिकों की एक टीम होती है, वहाँ उद्यान वैज्ञानिक भी होते हैं। वहाँ से आप संपर्क करके अगर सलाह लेके आप खेती करते हैं तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और पौधे और आपका खेती भी अच्छी होगी और मुनाफा अच्छी होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, इन दिनों प्रदेश में गोभी वर्गीय फसलें बढ़वार की कई व्यवस्थाओं पर हैं और इस समय फसल पर कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल के उत्पादन और क्वालिटी को कम कर देते हैं। ऐसे में किसान इनसे छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। आज आपसे फूल गोभी के बारे में, उनके रोगों एवं कीटों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते फूल गोभी की फसल में रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको फसल के उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है। तो आप कैसे करें इन रोगों की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। जिन किसान भाइयों की 35 से 40 दिनों की अभी तक हो गई, जो कि वनस्पतिक वृद्धि करके फूल आने की स्थिति में है, तो इसलिए जैसे रोग डाउनी मिल्ड्यू, जो कि फूल गोभी का काफ़ी भयानक रोग है, ये डाउनी मिल्ड्यू रोग को मेदुरोबल आसिता रोग भी कहा जाता है। ये कवक जनित रोग है। इसके लक्षण ये कि डाउनी मिल्ड्यू जो होता है, इनकी पिछली पत्तियों पर छोटे छोटे बैंगनी रंग के फफूंदी हो जाती है। और इस रोग से बचने के लिए जो ग्रसित पौधे होते हैं उनको खेत से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन जिस डाउनी मिल्ड्यू जिस फील्ड में बीमारी है, वहाँ पर फ्लड इरिगेशन या बाढ़ सिंचाई करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। रासायनिक तौर पे देखा जाए तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बन डेजिन का उपयोग करना चाहिए, 2 ग्राम प्रति लीटर के साथ उपयोग करना चाहिए। अब मैं बात करना चाहूँगा फूल गोभी के दूसरे रोग के बारे में, जो कि ब्लैक रॉट जिसे बोलते हैं, काला विघ्नन। ये ऐसा रोग है, इसमें पत्तियों पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बनने के बाद धीरे धीरे फूल गोभी के फूल पे भी इसका असर होने लगता है, जिससे कि फूल गोभी का पूरा फूल नष्ट हो जाता है। और इसको मेंटेन करने के लिए जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो एक उचित होना चाहिए और पौधों की दूरी उचित होनी चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए कापर कवकनाशी का उपयोग करना चाहिए, या फिर रासायनिक की बात करें ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग करना चाहिए 3 ग्राम पर लीटर। किसान भाइयों, इन रोगों के अलावा फूलगोभी की फसल में रस चूसक और DBM कीट का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है, जो कि फूलगोभी की फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप कैसे करें समय रहते इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फूल गोभी में काफ़ी हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं। माहो हुआ है जो पहला कीट है, बहुत काफ़ी हानि पहुंचाता है। हरे रंग का होता है, इसको चेपा नाम से भी जाना जाता है। ये फसलों के निचली पत्तियों पर आक्रमण करता है। निचली पत्तियों को आक्रमण करके निचली पत्तियों का रस चूसने के अलावा
तनों पर भी बैठ के रस चूसता है और ये धीरे धीरे क्लोरोफिल की मात्रा खत्म कर देता है प्लांट में और धीरे धीरे प्लांट पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तथा इसको नियंत्रण कर ले कि जैविक नियंत्रण की हम बात करेंगे तो जैविक नियंत्रण में इसको नीम ऑयल से हम 5 मिलीलीटर पर लीटर में मिलाया जा सकता है और इनको कंट्रोल करने के लिए हम पीले चिपचिपे प्रपंच की भी व्यवस्था करते हैं जिससे कि कीटों को रोकथाम की जा सके। रस चूसक कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें तो इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा जो है बहुत ही भयंकर कीट है होता है फूल गोभी वर्गीय में, जो कि डायमंड ब्लैक मॉथ होता है। इस कीट के द्वारा 80 से 90% फसलों को नुकसान होता है। ये कीट पत्तियों के निचली सतह पे पाया जाता है सिरसों पे, जो कि पत्तियों को काफ़ी प्रभावित करता है। जो इनकी लार्वा होता है वो भी हरे कलर की होती है, जो धीरे धीरे फूल को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं और इससे 80 से 90% पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रण की हम बात करेंगे तो डायमंड ब्लैक मॉथ के जो वयस्क कीट हैं उनको हम प्रकाश प्रपंच द्वारा या फेरोमोन ट्रैप के द्वारा भी उनको नियंत्रित किया जा सकता है। नीम ऑयल से भी इसकी रोकथाम कर सकते हैं। नीम ऑयल सबसे अच्छा जैविक नियंत्रण के लिए अच्छा माना गया है। इसके अलावा हम रासायनिक की बात करते हैं, रासायनिक में क्लोरीपाइरीफास का यूज़ कर सकते हैं। 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसको छिड़काव कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार इसका छिड़काव करना रहता है पूरी फसल में, जिससे कि इस कीट से हम लोग आसानी से नियंत्रण पा सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कोली जिला झालावाड़ के राकेश कुमार ने। आपने बारिश के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज जो बरसात का सीजन आ गया है, इसमें पशुओं की देखभाल अच्छी तरह से करना बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो बहुत सारी समस्या पैदा हो रही है जिसके कारण पशुपालन को बहुत हानि झेलना पड़ता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी गाय तथा भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुओं के आवास प्रबंधन में इन बताई जा रही बातों का विशेष ध्यान रखें। बरसात के समय क्या होता है, बारिश शुरुआत होते ही चूने लगता है, मतलब कि लीकेज होने के कारण उसे पानी आने लगता है, जिसके कारण पशु कंफर्टेबल तो महसूस नहीं करेंगे और कीड़े मकोड़े होने की संभावना ज़्यादा बनती है, जिसके कारण बीमारी भी ज़्यादा फैलती है। तो बरसात के पहले ही शुरुआत कर देख लेने की जरूरत पड़ती है कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रही, जैसे कि अपना घर का मरम्मती लोग करते हैं वैसे इसका मरम्मती कर लें। आपको ये ध्यान देना है कमरा हवादार होनी चाहिए, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन, हवा आगे आर पार होनी चाहिए सीधा सीधे, तब जाके शुद्ध हवा मिलेगी जानवर को और जानवर का मतलब शेड का फर्श भी सूखा रहेगा, जिसके कारण जानवर में बीमारी कम होगी। नहीं तो नमी के कारण भी बीमारी फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है कि स्लिपरी भी हो जाता है, फिसलता है, इसलिए फार्म की सफाई, फर्श की सफाई अच्छी तरह रगड़ रगड़ के कर दे। नहीं तो क्या होता है, बरसात में जो हरा हरा काय बोलते हैं ना, ये जम जाती है शेड में, देखते हैं लोगों के फार्म में, और वहाँ जानवर फिसलने की संभावना बनती है, जिसके कारण भी इंजरी हो जाती है, फिर जानवर को संभालना मुश्किल पड़ता है। इसके बाद दूसरी सावधानी आती है खिलाने के बारे में। आजकल किसानों की समस्या रहती है कि सर हरा चारा खिलाते हैं, बरसात आ गया है तो क्या होता है, पतला पैखाना करने लगती है। तो किसान भाई, पशुपालक भाई जितने हैं अच्छी तरह से समझ लें हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि जो भी हरा चारा अभी के सीजन में है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ास कर खेत का घास लाते हैं जो बहुत छोटा छोटा होता है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण पतला पैखाना होने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो घास को हमेशा सूखे चारे के साथ मिलाकर खिलाएं। लोग अपनी उपलब्धता के अनुसार बरसात के समय में अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है, 20 से 25 किलो तक हरा चारा दीजिए, उसको सूखा चारा के साथ मिलाकर खिलाइए तो बहुत अच्छा। नहीं तो जो घास ला रहे हैं उसको कम से कम 2-4 घंटे धूप में फैलाकर सुखा लीजिए, उसके बाद खिलाइए। और इसमें खिलाने में ये भी ध्यान देना है कि आजकल ज़्यादा हरा चारा आप खिला देते हैं तो पानी कारण पेट भर जाता है उसको पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हमेशा संतुलित रूप में खिलाएं, दाना जितनी मात्रा में चाहिए, ज़रूरत उसको है उतनी मिलनी चाहिए उसको, उसके बाद ही हरा चारा का प्रेफरेंस दें।
जिसको शरीर की देखभाल के लिए गायों को 1.5 किलो प्रतिदिन व भैंस के लिए 2 किलोग्राम प्रतिदिन, प्रत्येक 2.5 लीटर दूध पर गायों को 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। प्रत्येक 2 लीटर दूध पर भैंसों को 1 किलोग्राम दाना, 6 महीने से ऊपर की गाभिन गाय या भैंस को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना चाहिए। बछड़े या बछड़ियों के लिए 1 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक दाना प्रतिदिन उनकी उम्र या वजन के अनुसार देना चाहिए। इसके बाद आती है बीमारी पे। तो सबसे पहली सावधानी बरतने की जरूरत है कि बरसात शुरू होते के साथ ही कृमि की दवा सुबह में आप अपने पशु को एक बार जरूर खिला दें। इसके साथ साथ लीवर टॉनिक कम से कम 5 दिन उसको लगातार पिलाएं। जो बरसात में होने वाली बीमारी है, खासकर गला घोटू और लंगड़िया, 2 बीमारी का टीकाकरण जरूर करवा लें। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि एक बार हो गई तो बचाना बहुत मुश्किल होती है, तो इसका टीकाकरण करवा लें। इसके साथ साथ हम कहेंगे यदि आपके पशु को भजहा, जिसको खुरहा या खुरपक्का मुंह पक्का बोलते हैं, एफएमडी बोलते हैं, इसका टीकाकरण भी यदि आपके पशु को नहीं हुआ है 1 हफ्ता के बाद इसको भी करवा लें। चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि सालों भर ये बीमारी हो जाती है, बरसात के समय भी एफएमडी हो जाती है, तो इस बीमारी का भी टीकाकरण करवा लें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।